नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। बार बार बात हो रही है कोरोना के बाद जिंदगी कैसी। जिंदगी अच्छी होगी, लड़ेंगे सर, कोई पीछे हटने वाले लोग थोड़ी हैं। मनुष्य की जो सभ्यता है वो तो ये बताती है, और इस प्रोग्राम के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना जीवन और जीवन से जुड़े हर उस पहलू को किस तरह से बदल रहा है। आज के टर्निंग पॉइंट में बात राजनीति में बदलाव की, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में भी है और आपके मन में भी होगा कि 24 जो उपचुनाव है मध्य प्रदेश के, कैसे होंगे, कब होंगे, कितना समय लगेगा और कितना कुछ बदल जाएगा। अगर उसी दौरान, माफ़ कीजिए या ईश्वर ना करे, लेकिन कोई कोरोना पेशेंट है, मतदाता है, तो वो कैसे वोट डालेगा। कोरोना में पॉलिटिक्स की शैली कैसे बदली है, विश्व के सम्मेलन और दो देशों के बीच में मीटिंग्स कैसी हो रही हैं, संसद के सेशन या विधानसभा सत्र अब किस तरह से हो रहे हैं या होंगे या होने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे हमारे आपके घर में किस तरह से तकनीकी मददगार बन रही है। इसके साथ ही कुछ और दिलचस्प जानकारियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस ने एक आम आदमी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बदलाव आया है, जिसको हम न्यू नॉर्मल भी कहते हैं। न्यू नॉर्मल, जिसको हम बार बार दोहराते भी हैं कि पहले जो कुछ सामान्य था अब असामान्य था, पहले जो कुछ वो अब सामान्य है। तो हमारे काम करने के तरीके में भी बदलाव आया है, मिलने जुलने के तरीके में भी बदलाव आया है। ऐसे में सरकार और राजनीति भी इससे अछूते नहीं है। कोरोना काल में सरकारों के कामकाज का तरीका भी बदल गया है। तो अब कोरोना वायरस चुनावी राजनीति को भी बदलेगा, हमारे इलेक्शन के पैटर्न को भी बदलेगा, बल्कि यूं कहें बदल चुका है। कोरोना में सरकारी बैठकें और आयोजन डिजिटल तरीके से हो रहे हैं। आपने एक शब्द सुना होगा इन दिनों, वर्चुअल रैली। अभी नितिन गडकरी जी की वर्चुअल रैली हुई, उसके पहले अमित शाह जी की। दुनिया भर में ये ट्रेंड है, भारत में भी, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की, सभी सरकारों ने कामकाज डिजिटल तरीके से करना शुरू कर दिया है। बैठकें हो रही हैं, मगर बैठकों में चुनिंदा लोग ही शामिल हो रहे हैं। वजह है सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो बूम आ गई है सर। वेबिनार नाम का नया शब्द ही चल पड़ा है। पहले जो सेमिनार था, नाउडेज इट इज बिकमिंग अ वेबिनार, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ वर्चुअल समिट की। सार्क देशों के साथ भी यही तरीका अपनाया गया। कोरोना में मुख्यमंत्रियों से संवाद भी प्रधानमंत्री ने इसी तरीके से किया, खासतौर से लॉकडाउन रिजिम को लेकर। और उधर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने ज़िलों में और सीनियर ऑफिशियल से, खासतौर से कलेक्टर से संवाद के लिए तकनीक का ही इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ये पूरी चीज़ें बदली हैं। सरकारी कामकाज डिजिटल हो, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सबसे अहम बात ये है क्या अब चुनावी राजनीति का पैटर्न भी बदलने वाला है? इसका जवाब हाँ है। चुनावी सभाएं डिजिटल हो चुकी हैं और बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। हाल ही में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और बंगाल में वर्चुअल रैलियों के साथ ही इसकी शुरुआत विधिवत कर दी। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मध्य प्रदेश के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित किया। आखिर वर्चुअल रैली क्या है और इसके आयोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब है कोरोना महामारी के दौर में तकनीक के इस्तेमाल से किसी नेता का भाषण और उसका लाइव प्रसारण विभिन्न चैनल्स, सोशल मीडिया के मंच, मसलन फेसबुक पेज और यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचाना, ये एक वर्चुअल रैली है। और साथ ही इसको टेलीविजन सेट्स के जरिए, एलईडीज़ के जरिए उस टारगेट ऑडियंस तक भी पहुंचाया जाता है, खासतौर से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं तक। नितिन गडकरी जी के लिए माना गया कि 1 लाख कार्यकर्ताओं तक मध्य प्रदेश के वो अपनी वर्चुअल रैली के जरिए पहुंचे। अमेरिका में ये खूब होता आया है। अमेरिका का पूरा चुनाव यही माना जाता है कि वो टेलीविज़न पर होता है। और अब ऐसा लगता है कि भारत में भी
ये सच्चाई बनने जा रहा है और इसी तरह के माध्यमों का उपयोग आम रैली के दौरान किया जाएगा। और इससे जो भीड़ जुटती है रैलियों में, और जब भीड़ जुटती है तो काहे की फिजिकल डिस्टेंसिंग, और भीड़ जब आती है तो गाड़ियों में लद कर लोग आते हैं, बसों में भर कर लोग आते हैं, इन सब से मुक्ति मिलेगी। और इस तरह ये रैलियां टीवी पर भी प्रसारित की जाएंगी या की जा सकती हैं। अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी रैली का भी कई स्थानीय चैनल्स ने सीधा प्रसारण किया। वैसे एक बात ये भी है साहब कि ऐसे आयोजन काफ़ी खर्चीले होते हैं। अमित शाह जी ने अपने भाषण में दावा किया कि इस रैली के लिए ख़ासतौर से अगर हम बात करें बिहार की, तो वहाँ राज्य के विभिन्न स्थानों पर 70,000 LED स्क्रीन लगाए गए थे और डिजिटल पर ज़्यादा खर्च, जाहिर तौर पर जब 70,000 LED स्क्रीन लगेंगे तो खर्च तो होगा। और इसीलिए विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और उसने यह आरोप भी लगाया कि काफ़ी बड़ी राशि डिजिटल के लिए खर्च की गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब इस माध्यम का इस्तेमाल शुरू हुआ है, मगर रियल पॉलिटिक्स और वर्चुअल पॉलिटिक्स कोरोना काल से पहले बराबर चलती रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या पॉलिटिक्स प्रभावी है? क्या वर्चुअल कैंपेन आम रैलियों की तरह जनता पर असर कर पाएगा? और क्या छोटी छोटी पार्टियां इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगी? इन तमाम सवालों का जवाब समय बीतने के साथ मिलेगा। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक प्रोफेसर A.K. वर्मा का कहना है कि वर्चुअल रैलियां और सोशल मीडिया कोरोना के बाद के समय की सच्चाई है। ये तो मानना पड़ेगा सर, ये सच्चाई है। अब राजनीतिक दलों को ई पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि कोई विकल्प नहीं है और पारंपरिक पॉलिटिक्स धीरे धीरे इसी में कन्वर्ट होती जाएगी। ऐसा होने में करीब करीब 10 साल लगेंगे। वैसे देखा जाए तो ई पॉलिटिक्स जनता और नेता दोनों के लिए सहूलियत वाली है और इसमें जो खर्चा भी होता था वो भी बचेगा। हालांकि ई प्लेटफॉर्म भी कोई सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगा है। कोरोना के बाद जनता भीड़ में जाना नहीं चाहेगी, कोई राजनीतिक दल संक्रमण फैलाने की रिस्क लेना नहीं चाहेगा। अभी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में आरोप लग रहे हैं और कई जगह धज्जियां भी उड़ी हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग की। रैलियों की परमिशन के लिए झगड़े खत्म होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी सरकार के प्रशासन ने उसे रैली करने की अनुमति नहीं दी। प्रशासनिक तंत्र कई दिन जनता के काम छोड़कर रैलियों के लिए बिजी रहता है। वर्चुअल कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होगा। न पार्टी वर्कर परेशान होंगे और न ही जनता को धूप में बैठकर नेता का इंतजार करना होगा। जनता भी जब चाहेगी नेता का भाषण सुन सकेगी। उसे या तो अपने टीवी सेट के सामने बैठना होगा या फिर मोबाइल में झांकना है। लेकिन इस तकनीक को अपनाने में खर्च भी बाधा बनेगी सर। ये जैसा हमने आपसे कहा कि ये एक महंगी विधा है, खर्च इसमें खासा होता है। लेकिन ऑनलाइन होने से कई सहूलियतें भी हैं। लेकिन प्रश्न ये भी है, क्या ऑनलाइन का ये जो विकल्प है, क्या ये सभी पार्टियों के लिए जनाधार बढ़ा पाने का भी एक बड़ा मीडियम साबित होगा? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही हमको दे पाएगा। कोरोना महामारी के दौरान कई देशों के पार्लियामेंट के वर्चुअल सेशन भी हुए। कनाडा पार्लियामेंट का वर्चुअल सेशन हुआ जिसमें सांसदों ने हिस्सा लिया। लेकिन क्या ये भारत में भी संभव है? मुझे लगता है कोशिशें होंगी आगे। कनाडा में जो वर्चुअल पार्लियामेंट सेशन हुआ उसमें सभी सांसदों ने हिस्सा जरूर लिया, लेकिन तकनीक की दिक्कतों का कई सांसद हवाला देते नजर आए। सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत में किस तरह से संसद का सत्र होगा। हमारे माननीयों की संख्या भी खासी है। मानसून सत्र के लिए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, करना ही होगा। और मानसून का ये मौका दिल्ली के लिए बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मसले पर बैठक की है। लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों ने महासचिवों को निर्देश दिए हैं
कि वर्चुअल पार्लियामेंट के विभिन्न विकल्पों की तलाश की जाए। हालांकि संसदीय समितियों की वर्चुअल बैठक तब तक संभव नहीं है जब तक कि संसद के दोनों सदनों में इस बारे में प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर अगर मानसून सत्र अपने निश्चित समय पर होगा तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। कोरोना काल के बीच अब दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक की तरफ बढ़ रही है। दरअसल कोरोना स्प्रेड के बाद हमारी लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव आया है। अब लोग घर में चीजों को टच करने से, छूने से बचना चाहते हैं क्योंकि उससे कोरोना का खतरा है। ऐसे में अब घर के अंदर रोजाना इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, पर्दे, दरवाजे और जो बाकी उपकरण हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो इस कमांड से यानी आवाज की कमांड से ऑपरेट किए जाने लगे हैं। ये बड़ा एक चेंज है। जीवन शैली में बदलाव को ये किस तरह से हमारी अपनी जिंदगी को आसान बनाएगा और किस तरह से ये तकनीक कोरोना काल के बाद आपकी और हमारी जीवन शैली में शामिल होगी, इसको बता रहे हैं बंसल न्यूज़ के हमारे इंदौर के संवाददाता पीयूष प्यारे, जिनकी ये खास रिपोर्ट बहुत ही दिलचस्प है। मैं भी बहुत उत्सुक हूं और आप भी जरूर देखिए कि किस तरह से जिंदगी बदलेगी। कोरोना संक्रमण काल के इस दौर के बीच में पूरी दुनिया ऑटोमेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। आज हम आपको ऐसा ही ऑटोमेशन सेंटर की विजिट करवाने जा रहे हैं जिसके जरिए आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आप ऑटोमेशन के जरिए कोविड सेफ होम बना सकते हैं। शाह जी हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, उनसे हम लोग जानेंगे ये डेमो रूम की खासियत आखिर क्या है। सोनिक जी, सबसे पहले तो ये थीम क्या है? देखिए, हमारे पास में 4 तरह की चीज़ें जो हैं हम ऑटोमेशन पे डालते हैं जो कि किसी भी घर में पाई जा सकती है। एक हो जाते हैं हमारे घर की लाइटिंग, जो भी घर की लाइटें हैं वो सारी। सेकंड हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, सिक्योरिटी सिस्टम्स हो चुके हैं, और बाकी जो भी क्लाइमेट कंट्रोल या मिसलेनियस चीज़ें हैं उनको हम ऑटोमेशन पे डालते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि स्विच बोर्ड हो गया, तो लाइटें ऑन ऑफ सभी लोग स्विच बोर्ड को टच करके करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्टैक्टलेस बन जाए, हमें कहीं पे कोई चीज़ टच ना करनी पड़े और हमारे आवाज़ के थ्रू, वॉइस के थ्रू ही ये सारी चीज़ें हम ऑपरेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास में कर्टन लगा हुआ है, ये पर्दा है। मैं कह सकता हूँ एलेक्सा को, एलेक्सा ओपन कर्टन। तो देखिए, मैंने जैसे ही कमांड दिया मेरा कर्टन अपने आप ऊपर होना शुरू हो चुका है। आजकल की सारी कंपनीज जो कर्टन की अच्छी कंपनीज हैं, जो कर्टन्स बनाती है, वो सब मोटराइज कर्टन बनाती है। हमें बस इस मोटराइज कर्टन को हमारे एलेक्सा के साथ जोड़ना है और हम इसको वॉइस के थ्रू अलग अलग जगह के रूम के कर्टन्स को हम ओपन कर सकते हैं। तो ये डिवाइस आखिर किस तरीके से काम करती है? देखिए, इसमें हमारे पास में एक एलेक्सा जो है वो एक कंपनी, अमेजॉन कंपनी ने ये एलेक्सा डेवलप किया हुआ है। इसी तरह से गूगल का भी ये गूगल होम करके आता है, ये हमने उन्हीं कंपनी के थ्रू लिया हुआ है। अब बीइंग सिस्टम इंटीग्रेटर हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को हमने हमारे खुद के एक ऑटोमेशन सिस्टम जो कि घर के अंदर पूरा हमने बिछा के रखा हुआ है, जो कहीं आपको दिखेगा नहीं, उसके साथ हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है वाईफाई के थ्रू, और वाईफाई के थ्रू फिर वही सिग्नल हमारे कर्टन पे जाता है जो ऑटोमेटिकली उसको ओपन या क्लोज करता है हमारे कमांड के अनुसार। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ इसका, कि हमारे घर में हमने टेलीविजन लगा के रखा हुआ है। टेलीविजन हो गया, टाटा स्काई हो गया, तो मल्टीपल रिमोट कंट्रोल को टच करने की बजाय हमने सब कुछ एक एलेक्सा के साथ में जोड़ दिया है। और मेरा एक सीधा सा कमांड है, एलेक्सा टर्न ऑन टाटा स्काई। ये देखिए, मैंने टाटा स्काई, टर्न ऑन टाटा स्काई बोला कि मेरा वहाँ पे टीवी, टाटा स्काई, सारी चीज़ें मेरे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। मोबाइल फ़ोन के जरिए भी आप कुछ ऐसा कमांड दे पाएंगे? देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एलेक्सा से पहले स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। मैंने कहा एलेक्सा टर्न ऑन रेड, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि मेरी रेड कलर की जो लाइटें थी वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी को मैं चाहूँगा कि चेंज करने के लिए, एलेक्सा टर्न ऑन ब्लू, तो ये मेरी ब्लू कलर में देखिए लाइट चेंज हो गई, जस्ट मेरे एक सिंगल कमांड देने से। ठीक है, इसी तरह से सिक्योरिटी ऑल्सो आजकल बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है ना। हमारे घर के सीसीटीवी कैमरास हम तो लगाते ही हैं, जो कि हर जगह हमको सारी चीज़ें दिखाते हैं। उसी तरह से हमारे घर के डोर लॉक हो गए, हमारे घर के सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए, हमारे सेंसर्स हो गए, उसको भी हम हमारे ऑटोमेशन के साथ में जोड़ देते हैं। मैं आपको एक इसका भी उदाहरण देना चाहता हूँ। लॉक द डोर, एलेक्सा अनलॉक द डोर। देखिए, तो इस तरह से हम हर एक इक्विपमेंट को, आपको घर में उठ के अगर कोई आता है, आपके जान पहचान के लोग आए, तो आपको उनके लिए उठ के भागना नहीं पड़ेगा दरवाज़ा खोलने के लिए।
आपने देख लिया, ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा कौन बाहर आया, और हम उसको देख के ही ऑटोमेटिकली वहीं से दरवाज़ा खोल सकते हैं। वाकई में ये लाजवाब एक्सपीरियंस भी है और बदलते दौर के साथ में जिस तरीके से यहाँ पर हर आदमी कोविड से सेफ होना चाहता है, ये एक्सपीरियंस कहीं न कहीं उसे एक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। इंदौर से कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवानी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़। तो आपने देखा, कैसा लगा आपको? कुछ लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि भैया ये तो थोड़ा महंगा मामला है, महंगा अफेयर है, अब हम अपने घर में ये सब करेंगे तो कितना रोकड़ा कितना लगेगा। तो आपके हमारे लिए विकल्प हैं सर, अपना वही 4 सैनिटाइज़र, हाथ धुलिए, लग जाइए, क्या है उसमें समस्या। ये विकल्प भी है। अगर आगे जाकर बढ़िया अच्छा नाम और दाम दोनों कमाइए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, कोरोना पीरियड में आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आपको कैसे धन कमाना है, कितनी मेहनत करनी है, कमाइए तो उस जोन में चले जाइए जहाँ कहिए एलेक्सा रेड लाइट कर दो तो रेड हो जाएगी, एलेक्सा ब्लू कर दो तो ब्लू हो जाएगी, और नहीं है तो फिर अपना वही पुरानी व्यवस्था है ही सर, सैनिटाइज़र है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, इधर मारा, दौड़ के गए, फटाफट किया, फिर उसके बाद हाथ धुल लिया, फिर लग गए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये मत देखिए कह रहे ये हमारे लिए क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना ने मानवता के हर पहलू को गहराई तक प्रभावित किया है। भारत जैसे उत्सव प्रेमी और सामाजिक मेलजोल वाले देश में कोरोना ने यदि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को प्रभावित किया है तो ये है सामाजिक ताना बाना। सोशल डिस्टेंसिंग ने या फिजिकल डिस्टेंसिंग ने मेलजोल पर पूरी तरह से या काफ़ी हद तक रोक लगा दी है। शादियां हों या दूसरे तीज त्यौहार, सब रंग कहीं खो से गए लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जीवन अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग का हल भी ढूंढ लिया गया है, और वो है सोशल बबल। क्या है, इसके लिए देखिए आप, क्या है सोशल बबल, आइए आपको बताते हैं। परिवार के सदस्य, दोस्त या कलीग जो अक्सर मिलते रहते हैं, उनके ग्रुप को सोशल बबल कहते हैं। लॉकडाउन के दौरान इन्हें मिलने की इजाज़त देने की बात कही जा रही है। इसकी शुरुआत न्यूजीलैंड से हुई है और ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा। मिलने के दौरान दूरी बरकरार रखना ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है अगर लोग छोटे छोटे ग्रुप में एक दूसरे से मिलें तो वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको ध्यान रखिए सर, कि अगर आप छोटे छोटे ग्रुप में मिलेंगे या राशन बांटेंगे तो कोई पंगा नहीं होगा और आप और हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इस तरह से संक्रमण को रोक भी सकते हैं। न्यूजीलैंड का जो सक्सेस मंत्र है वो सोशल बबल ही है। इस मॉडल को वहाँ सफलतापूर्वक लागू किया गया। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख से भी कम है, ये भी सफलता का मंत्र है सर। हमारी आबादी कितनी है आप और हम सब जानते हैं, 130 करोड़। फरवरी के आखिर में न्यूजीलैंड में कोरोना की आहट सुनाई थी। सरकार ने इस अदृश्य दुश्मन से जंग की तैयारी शुरू कर दी। मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ 4 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया। इसमें 43 बिंदु थे, यानी पॉइंट्स थे। इनमें सोशल बबल भी एक अहम पॉइंट था, जिसके जरिए यहाँ लोगों के मॉरल को, उनके नैतिक बल को ऊंचा रखने में काफी मदद मिली। इसको समझते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल बबल के बीच में क्या फर्क है? शोधकर्ताओं के मुताबिक, रिसर्चर्स के मुताबिक, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग में लोगों को भीड़ या समूह में रहने की अनुमति नहीं होती ताकि वो एक दूसरे के संपर्क में ना आए, जबकि सोशल बबल में घर में ही फैमिली मेंबर्स, दोस्त या कलीग मिलने जुलने की उनको अनुमति रहती है, इजाजत रहती है, लेकिन बात करते समय उनके बीच में पर्याप्त दूरी जरूरी होती है। तो ये एक अंतर है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि क्यों जरूरी है ये मॉडल। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि ये मॉडल ऐसे लोगों के लिए काफ़ी राहत भरा है जो संक्रमण के हाई रिस्क जोन में हैं। हम लोग भी हैं सर, हम लोग भी हैं बेहिचक हाई जोन में, और उन्हें अधिक देखभाल की ज़रूरत भी होती है, या जो अकेले आइसोलेशन में, उन्हें भी मदद की ज़रूरत होती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन के कारण तनाव में हैं या फिर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
उन्हें यदि परिवारजनों का साथ मिले तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो उनके लिए सोशल बबल बड़ी कारगर चीज़ है। आइसोलेशन से बेहतर है कि हम दूरी बनाकर मिलें। सोशल बबल पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में प्रकाशित हुई है। शोधकर्ता प्रोफेसर मेलिंडा के मुताबिक आइसोलेशन से बेहतर है कि हम दूरी बनाकर मिलें, जो बात पहले भी कही गई, और इस तरह लंबे समय तक कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ने से रोका जा सकता है। आइए एक नज़र ये भी डाल लेते हैं कि किन देशों ने अब तक सोशल बबल के इस मॉडल को अपनाया है। कुछ देशों में सोशल बबल के मॉडल को अपनाया जा चुका है और कुछ देशों में इसकी तैयारी चल रही है। जैसे जर्मनी और न्यूजीलैंड में इसे लागू किया जा चुका है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इसे अपने देश में अपनाने की बात कही है। पश्चिम के लिए शायद ये ज़्यादा मुफीद है। मार्केट में भी सोशल बबल से इनोवेशन और इस नए कॉन्सेप्ट पर कंपनियां इनोवेटिव प्रॉप्स और डिवाइसेस बना रही हैं। उनका फोकस जान बचाने वाले आइडियाज़ पर है और ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो ये सोशल बबल का एक आइडिया था और ये आइडिया न्यूजीलैंड से शुरू हुआ, इसको जर्मनी ने भी अपनाया और अब ब्रिटेन भी इसको अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपनी रिएक्शन से, और अगली बार टर्निंग पॉइंट के एक और एपिसोड में हम कुछ और बदलती दुनिया की चीज़ों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।